करंट अफेयर्स इज दैट मच इम्पोर्टेंट कि आपको जो प्रीवियस टॉपिक्स है आपके वो टॉपिक्स भी करवाना या फिर करना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही। ठीक है, तो प्रीवियस टॉपिक्स जो भी हमने कवर किए हैं, प्रीवियस स्कीम्स आई कैन से जो हमने कवर करवाई है आपसे, उसको जो है एक बार जाके आपको रिकॉल करके आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैं खुद भी क्या करता हूँ, स्कीम को हम रिपीट करते हैं बहुत बार लेक्चर्स में, ताकि जो है बच्चों को रिपीटेड रिवीजन हो। ठीक है, उसका रिपीट होने का मतलब ही वही है कि जो बच्चे अभी नए आ रहे हैं उनके लिए तो नया ही होगा, लेकिन जो बच्चे पुराने भी है तो उनको भी जो है क्या हो, थोड़ा सा आदत हो जाए, क्योंकि रिपीटेड रिवीजन करते हो तो फिर दिमाग में जो चीजें है वो अच्छे से बैठ जाती है। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं। लाइक बहुत सारे बच्चों को मुद्रा स्कीम के बारे में बहुत जानकारी होना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मुद्रा स्कीम, ठीक है, मुद्रा स्कीम। तो रिमेम्बर सबसे पहले याद क्या करोगे आप कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है आपकी मुद्रा स्कीम, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा चला जाती है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस स्कीम को चलाती है। मुद्रा स्कीम जो है इंडिया के जो स्टार्टअप्स है, जो भी नए बच्चे हैं या फिर जो भी नए बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक माइक्रो फाइनेंस का काम करती है। एग्जाम्पल, अगर आप मुद्रा योजना में हो तो आपको कम से कम 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन क्या हो सकता है, आपको मिल सकता है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। ये जो मुद्रा स्कीम है इसके टोटल 3 हिस्से होते हैं। इसका सबसे कम से हिस्सा होता है शिशु। ठीक है, जो जो शिशु है, ठीक है, ये इसका सबसे कम हिस्सा होता है। ठीक है, देन वी हैव वन शिशु, ठीक है, शिशु होता है। देन यू हैव अ किशोर, शिशु के बाद क्या आता है आपको, किशोर आता है। एंड देन यू हैव अ तरुण। ठीक है, शिशु, किशोर एंड तरुण, ये जो है उसके 4 हिस्से होते हैं। तो जो शिशु होता है उसको कम से कम 10 मतलब 50,000 का लोन मिल सकता है इसको, और जो तरुण है उसको कम से कम 10 लाख का लोन मिलता है। इट डिपेंड ऑन कि आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है एंड आपको कितना उसका एक्सपीरियंस है उस बिजनेस का। उसके आधार के ऊपर जो है आपको उस तरीके की जो आई कैन से लोन अमाउंट है आपको ऑफर हो सकती है। लेकिन अगर कोई नया बिजनेस वाला भी है तो उसको भी जो हम मुद्रा योजना के अंतर्गत, स्कीम के अंतर्गत जो पैसा प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली व्हाट इज द मेन मकसद के पीछे, मेन मकसद क्या है, in order to promote a business, in order to promote a startup environment in our country. So again, this is very basic scheme, जिसके बारे में आपको पता होना मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है ना। उसके बाद अभी रिसेंटली, हालांकि अगर आप देखोगे, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और एक इम्पोर्टेंट स्कीम है दैट हैज बीन लॉन्च। एक और एक इम्पोर्टेंट स्कीम है, न्यूज में भी बहुत ज्यादा थी वो पर्टिकुलर स्कीम, उसको भी जो है गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द स्कीम, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसके स्कीम का नाम बताता हूँ आपको। दैट इज मिशन, आप बोल सकते हो प्रधानमंत्री पीएम का एक संकल्प मिशन है। संकल्प मिशन भी बोल सकते हो उसको, या फिर संकल्प प्रोग्राम भी बोल सकते हो। ठीक है, संकल्प प्रोग्राम लिखते चलो, संकल्प प्रोग्राम। ठीक है, पीएम द्वारा ही ये पर्टिकुलर प्रोग्राम था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, न्यूज में भी बहुत बार रहता है। मैं बस चाहता हूँ सबसे पहले आपसे ना स्कीम, जो संकल्प प्रोग्राम है उसका संकल्प जो वर्ड है उसका ना फुल फॉर्म सबसे पहले याद कर लो, बिकॉज बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछता है आपको एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल इसका फुल फॉर्म है आपका स्किल एक्विजिशन। ठीक है, रिमेंबर व्हाट इज द फुल फॉर्म, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज, स्किल एक्विजिशन एंड knowledge awareness, skill acquisition and knowledge, ठीक है, awareness for livelihood promotion, for livelihood promotion. So this is what I can say sankalp program, skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion program. ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कौन चलाता है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ जो स्किल डेवलपमेंट है वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को चलाती है। और बेसिकली अगर आपको देखोगे तो वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को दिया गया है। वर्ल्ड बैंक हैज प्रोवाइडेड असिस्टेंस, ठीक है, असिस्टेंस भी दे लो या फिर जो लोन है, ठीक है, इवन लोन बेस जो आता है इसका, ठीक है, तो लोन हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम बाय द आपका
वर्ल्ड बैंक द्वारा इस पर्टिकुलर स्कीम को लोन असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। और स्किल असिस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, मतलब जो भी लोग इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वॉल्व है उनको स्किल प्रोवाइड करने का भी जो असिस्टेंट है वो भी जो है प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस हियर, अभी एक हालांकि एक स्कीम था ओपन मार्केट सेल स्कीम। ओपन मार्केट सेल स्कीम ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम था जो भी न्यूज में था। एक याद करना ये स्कीम किसके रिगार्डिंग है, सबसे पहले याद करो ये स्कीम एफसीआई का स्कीम है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सबसे पहले याद रखोगी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये पर्टिकुलर स्कीम जो है, इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है, एफसीआई। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इस पर्टिकुलर स्कीम को क्या लॉन्च किया गया है। ये स्कीम क्या है, इस स्कीम में हम फोकस करेंगे टू सेल, यहाँ पे हम क्या फोकस करते हैं, टू सेल जो भी सरप्लस स्टॉक होता है। ठीक है, जो भी सरप्लस स्टॉक होगा, किसका सरप्लस स्टॉक होगा, आपका व्हीट एंड राइस का। ठीक है, व्हीट एंड राइस का जो भी सरप्लस स्टॉक होता है उस सरप्लस स्टॉक को ई ऑक्शन द्वारा ओपन मार्केट में बेच देना, ओपन मार्केट में बेच देना। ये पर्टिकुलर इस स्कीम का जो वैकेंसी मकसद है। जो भी एफसीआई के बहुत ज्यादा स्टोर होते हैं, एफसीआई का क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टोर करते हैं, स्टोरेज होता है उनका एफसीआई का। तो जो भी उनका स्टोरेज होता है उस स्टोरेज के जो भी वहां पे मटेरियल होगा, तो सारे मटेरियल को क्या करना है, स्टॉक करके जो भी व्हीट एंड राइस है उसको ओपन मार्केट में ई ऑक्शन द्वारा क्या करना है, बेच देना, ताकि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। इसलिए एफसीआई द्वारा ओपन मार्केट सेल स्कीम को लाया गया था। ठीक है, अब लाया गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको याद करना जरूरी है। यस, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने जो सवाल से आज के, और सवाल की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छी तरीके से इस तीनों स्कीम को जो आराम से समझा होगा। ठीक है, और आपको अच्छे से जो ये चीजें हैं अभी याद हो जाएगी। और हम देखो, हम रिपीटेडली चीजें करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, ताकि आप जो है दोबारा दोबारा से चीजों को विजिट करें या फिर आपको चीजें अच्छे से पता हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए ये है, पहला ही सवाल है। ये पर्टिकुलर सवाल बहुत ज्यादा क्रुशियल सवाल मैं बोलूंगा, बिकॉज न्यूज में बहुत बार अभी ये रहा था ये पर्टिकुलर सवाल। तो बहुत बार बच्चे, जो पहला तो ये समझो कि वो सीबीडीटी लिखा है उसका मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चों को तो आई बिलीव इट कि उसका फुल फॉर्म पता नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज दिस सीबीडीटी? सीबीडीटी क्या है आपका? इट इज नथिंग बट सेंट्रल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, पहले तो यही याद कर लो बहुत सारे बच्चों को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये पहले तो यही याद करो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसका फुल फॉर्म है। कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आता है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। और ये बहुत ज्यादा पुराना आपका लाइक आई कैन से डायरेक्ट टैक्स है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेबिलिटी। अब इसके चेयरमैन आपको पूछा है कि हु हैज बीन द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर टैक्स, इस पर्टिकुलर चेयरमैन कौन है। अब अगेन जैसे मैं लास्ट लास्ट में बताना है, सबसे पहले क्या करोगे आप, एक कॉलम बनाओगे, जो भी लास्ट लेक्चर का कॉलम होगा अपना। लास्ट लेक्चर में कितने कॉलम करने हैं, यहाँ पे 3 कॉलम आपको बनानी है। लास्ट लेक्चर के कॉलम भी आपको ऐड ऑन करने हैं, उसी कॉलम के अंतर्गत आपको ये चीज भी लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, आपका पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन की बात चल रही है, चेयरमैन की बात चल रही है। ठीक है, चेयरमैन। उसके बाद क्या प्लेस, मतलब फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट सीबीडीटी, सीबीडीटी के चेयरमैन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पर्सनैलिटी या फिर नेम ऑफ द पर्सन, पर्सनैलिटी। बीच में क्या आता है आपको, पर्सनैलिटी। तो इनमें से कौन है जो एज ए चेयरमैन बना है? तो रिमेंबर इट्स नथिंग बट नितिन गुप्ता। व्हाट इज द आंसर आपका, नितिन गुप्ता इज द पर्सनैलिटी। तो ये जो टेबल है जो हमने लास्ट, मतलब जब भी मैंने कोई भी सवाल आपको करवाया है रिगार्डिंग द पोजीशन, मैंने सबसे पहले आपको ये टेबल करवाया है। आपको इसी तरीके से टेबल्स बनाने हैं, और इन टेबल्स को मैंने बोला है कि चेयरमैन चेयरमैन हो जाए, एमडी हो जाए, किसी का चेयरमैन है, किसी का सीईओ है, किसी का एमडी है। ठीक है, किसी का किसी किसी का प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, या फिर कोई भी पोजीशन हो दो। आपको जो हमने टेबल बनवाया है, आपको बस क्या करना है, हर लेक्चर के
स्टार्टिंग में या फिर बीच में कभी भी आता है, तो आपको उस टेबल में इन सबको लिख लेना है। क्यों ऐसा क्यों करना है? बिकॉज दिस इज अ वेरी स्टैटिक पार्ट, इसको आपको रिवीजन ही आपको बचा सकती है। इसको कंटिन्यूसली रिवाइजिंग करना इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन के लिए आपको खुद का नोट्स भी बनना इंपॉर्टेंट उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको जो चीजें हैं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो, तो ये आपका करेक्ट आंसर आपका क्या है? आंसर नंबर डी, कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो अपने नितिन गुप्ता है, ठीक है, उनको चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी बनाया है। कब तक? 30 जून 2024 तक, 30 जून 2024 को। और ऑलमोस्ट उनको 9 मंथ का क्या मिला? एक्सटेंशन मिला है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली आपको बताया है कि सीबीडीटी जो है वो क्या करता है। सीबीडीटी यहाँ पर पर्टिकुलरली उसका एस्टैब्लिशमेंट देखो, फाउंडेशन 1860 का है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और किसके अंदर आता है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, और चेयरमैन कौन है उसके? नितिन गुप्ता। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बस ऐड गौर करनी है कि सीबीडीटी का मेन काम क्या है। तो सीबीडीटी मेनली फोकस करता है कि जो भी टैक्स एग्जम्पशन है, ठीक है, और ऑन द लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयड फ्रॉम 3 लाख लेके 25 लाख तक। ठीक है, तो इनको रेगुलेशन का काम जो है सीबीडीटी द्वारा किया जाता है। ठीक है, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मैं चाहता हूँ ये सवाल आप पहले मार्क करो, पहले आप मार्क करो, देन आई विल एक्सप्लेन। एस, अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एमओयूज के बारे में बोला जा रहा है कि भाई इंडिया और एक कंट्री है, ठीक है, उन्होंने पर्टिकुलरली एक एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, फॉर व्हाट? टू हैव अ कोऑपरेशन इन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप। सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन पार्टनरशिप है उसके लिए हमने एक एमओयू साइन किया है। किस देश के साथ किया है वो हमें पूछा है। देखो, पहली बात तो ये समझो कि इस अगर आप पूरा साल देखोगे तो पूरे इस साल में बहुत सारे एमओयूज है जो साइन हुए हैं, एंड ऑल एमओयूज आर वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो एट वेरी फर्स्ट हम क्या करेंगे, सारे एमओयूज एक एक करके डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से पता हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो बात चल रही है आपकी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के बारे में बात कर रही है। तो इसका पार्टनर हमारा कौन है? तो जापान। वी हैव मेड अ पार्टनरशिप विद जापान, वी हैव साइन द एमओयू विद जापान। स्पेसिफिकली किसने साइन किया है? तो आई विल से मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारी, उसने जो है ज्यादा इनिशिएटिव लिया है, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, उनके द्वारा जो है इसका इनिशिएटिव लिया गया है, और उन्होंने ही इस पर्टिकुलर चीज को साइन भी किया है। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर चेन सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए इन्होंने वो साइन किया है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो लेट मी एक्सप्लेन यू। इस साल इंडिया एंड सऊदी अरेबिया भी टुगेदर है। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, they also come together and they sign the agreement for same cooperation in एनर्जी सेक्टर। जो एनर्जी सेक्टर है उसमें कॉपरेशन के लिए इंडिया सऊदी अरेबिया इकट्ठा आए हैं। सिमिलरली इंडिया एंड न्यूजीलैंड, इंडिया एंड न्यूजीलैंड, they have also come together and they also signed a MOU for what? Same cooperation in civil aviation, cooperation civil aviation। सिविल एविएशन के लिए वो लोग इकट्ठा आए हैं, कौन? इंडिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, देन वी हैव ऑल्सो अ वेरी गुड एग्रीमेंट फॉर इंडिया नेपाल। इसी साल का है, इसी साल का, ऐसे पुराना पुराना बोल रहा हूं मैं, इस साल का सारा करंट इंडिया नेपाल है। व्हाट दे हैव साइन फॉर डिजिटल क्रॉस बॉर्डर डिजिटल कोऑपरेशन, क्रॉस, ठीक है, बॉर्डर डिजिटल, ठीक, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट, इसके लिए कौन है? इंडिया नेपाल। तो यू हैव टू राइट डाउन दिस ऑल द एमओयूज जो इस साल के बहुत ज्यादा फेमस एमओयूज हैं, या फिर इस साल के जो चर्चा में रहने वाले एमओयूज हैं। इंडिया एंड न्यूजीलैंड कम टुगेदर फॉर द सिविल एविएशन, इंडिया एंड जापान कम टुगेदर फॉर द कोऑपरेशन इन द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन,
India and South Africa, sorry, Saudi Arabia, they come together for the energy sector, and India and Nepal come together for the cross border digital payments. इसके लिए ये जो सारी चीजें हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि व्हाट आई कैन से एमओयू जो है वो इसकी पर्टिकुलर थिंग के लिए साइन हुए है। तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस ऑल एमओयू, सारे एमओयू आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका पेश, यहाँ पर मैंने पर्टिकुलरली आपके लिए लगा के रखा है, मतलब द सेम थिंग विच वी डिस्कस कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, दे हैड साइन एमओयू, ठीक है, विद जापान इन जुलाई। तो आप स्पेसिफिकली कौन सा इसमें साइन किया है इसने, जुलाई ने साइन किया है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस विल बी ऑब्जर्व, कब मनाते हैं हम इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस, हम कब मनाते हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन कि अगर हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बना भी देंगे तो अभी जो ऑप्शन आपके सामने फ्रंट के ऊपर है वो उनमें डे में से आप इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग, सपोज आपको कुछ भी पता नहीं, फिर भी कौन सा मान करोगे इजीली कि हाँ भाई ये तो गेसेबल है, ये तो मैं गेस कर ही सकता हूँ। ठीक है, रिमेंबर व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? 2 अक्टूबर। कब मनाया जाएगा ये? 2 अक्टूबर को जो है बनाया जाएगा। वाई क्या होता है 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर क्या होता है? नथिंग बट बर्थ एनिवर्सरी होती है। 2 अक्टूबर क्या होता है? आपका बर्थ एनिवर्सरी होता है। किसका बर्थ एनिवर्सरी है? ठीक है, किसका होता है? द इंडिया फादर, ठीक है, और फादर ऑफ इंडिया दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी मतलब फादर ऑफ इंडियन नेशन। ठीक है, उनका क्या है? आपका बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, नाउ अब ये भी याद कर लेना कि उनका बर्थ एनिवर्सरी भी है, लेकिन लेकिन कितना वाला बर्थ एनिवर्सरी है उनका? 154। आपको पता होगा 2 अक्टूबर ऑलमोस्ट 1869 में उनका बर्थ है। 1869 में उनका क्या है? बर्थ है। कहाँ पे बर्थ है उनका? गुजरात। ठीक है, भारतीय गुजरात राज्य में जो उनका बर्थ हुआ है। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली अगर बात करूं मैं इस पर्टिकुलर डे का, तो 15 जून, 15 जून 19 सॉरी 15 जून 2007, नॉट रॉन्ग, यस 15 जून 2007 में जो यूएनजीए है, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, they have passed this resolution and clear that कि 2 अक्टूबर will be celebrated as a international day of non-violence। क्यों ऐसा बोलते हैं हम कि why उन्हीं को ये डे मनाते हैं? बिकॉज गांधी जो थे उन्होंने पूरा का पूरा अंग्रेजों को भगाया था इंडिया से, जस्ट ऑन बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस, जस्ट ऑन बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस प्रैक्टिसेस। ठीक है, यानी उन्होंने प्रूफ कर दिया था कि आप बिना वायलेंस के भी किसी बड़े से बड़े शत्रु को भी हरा सकते हो। ठीक है, एंड दैट हैज बीन शोन हियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी। वी कॉल देम, हम उसको क्या बोलते हैं? कॉल देम फादर ऑफ अ नेशन। ठीक है, नाउ और हम 2 अक्टूबर क्या बोलते हैं? 2 अक्टूबर इज नथिंग बट गांधी जयंती। ठीक है, एंड यूएनजी एज आई टोल्ड यू कि 15 जून 2007 को यूएनजी हैज वोटेड एंड एस्टैब्लिश 2 अक्टूबर एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, व्हाई? बिकॉज यहाँ पर मेन एम क्या है, मोटिव क्या है, जो भी मैसेज है नॉन वायलेंस का, एजुकेशन का, पब्लिक अवेयरनेस का, वहां आप उस सारे मैसेज को क्या करना है? स्प्रेड करना है। दैट इज मेन मोटो। ठीक है, मतलब ऐसा होता है, गांधी जी हमेशा बोलते हैं कि फॉर वायलेंस जो होता है, ठीक है, वायलेंस इज अ वे चोजन बाय वीकर पीपल। जो लोग वीक होते हैं, ठीक है, जो वीकर होते हैं वो वायलेंस चूज करते हैं। नॉन वायलेंस के लिए, नॉन वायलेंस इज द वे ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। स्ट्रॉन्ग पर्सन जो नॉन वायलेंस सजेस्ट करते हैं, बिकॉज विदाउट डूइंग एनी वायलेंस आपको शांत रहने में ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है, इनर स्ट्रेंथ लगती है। फिजिकल पावर की बात नहीं चल रही, इनर पावर की बात चल रही। जिस बंदे के ऊपर, जिस बंदे का खुद के ऊपर ज्यादा कंट्रोल्ड है, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होता है, वो हमेशा नॉन वायलेंस का पाथ ही एक्सेप्ट करेगा, और जिसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है वो हमेशा वायलेंट ही रहेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू से दिस। आगे बढ़ते हैं। दिस इज वन मिलिट्री एक्सरसाइज, ये दिस इज द 11th एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज। आपको मुझे बताना है एक्सरसाइज इंडिया और किस कंट्री के बीच में करते हैं आप? संस्कृति।
संप्रति एक एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? वेरी इजी, वेरी इजी। देखो यहाँ पर लिखा है इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल लिखा है। मैंने इसको पहले आपको बोला है, इंडिया नेपाल का एक एक्सरसाइज है, बहुत फेमस है, दैट इज सूर्य किरण। किसी एक लेक्चर में मैंने आपको एक लिस्ट दी है, ठीक है, अगर आप रेगुलर फॉलोअर हो लेक्चर्स के तो आपको लिस्ट पति आपके पास होगी। तो इंडिया नेपाल की सूर्य किरण एक एक्सरसाइज है, इसको बहुत अच्छा उनका आई कैसे टाइप है हमारा। अभी एक और एक दो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट जो अभी न्यूज में थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक्सरसाइज है अजय वॉरियर, ठीक है, अजय वॉरियर्स। तो एक्सरसाइज बहुत न्यूज में रहती है, तो दिस इज नथिंग बट इंडिया एंड यूके, किसका एक्सरसाइज है ये? इंडियन यूके का एक्सरसाइज है, अजय वॉरियर, ठीक है। देन और एक होती है गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति, ये किसका होता है? ये इंडिया एंड इंडोनेशिया का होता है, ये भी बहुत बार न्यूज में होता है। एक होता है आपका पिच ब्लैक नेवल एक्सरसाइज, पिच ब्लैक नेवल एक्सरसाइज, ये एक्चुअली एक एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलिया में होता है हर साल। कहाँ पे होता है ये पिच ब्लैक नेवल एक्सरसाइज? ऑस्ट्रेलिया में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में हमेशा चलता रहता है। तो ये जो एक्सरसाइजेस है जिनके बारे में मैं लिख रहा हूँ, ये एक्सरसाइजेस हमेशा न्यूज में रहती है और हमेशा आपको एग्जाम के लिए क्या बन जाता है? ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। जैसे इस साल का और एक एक्सरसाइज बहुत ज्यादा न्यूज में था, वो दैट इज युद्ध अभ्यास, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था इस बार, युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? हमारा इंडिया एंड यूएस, इंडिया यूएस से क्या करते हैं? आपके युद्ध अभ्यास जो है इंडिया यूएस करते हैं, ठीक है। नाउ इसलिए इन एक्सरसाइज को याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसी की तरह ये जो सारे जैसे इस तरह की सारी एक्सरसाइज हैं, तो इसी एक्सरसाइज की तरह आपकी एक मोर एक्सरसाइज है दैट इज संप्रीति एक्सरसाइज। संप्रीति एक्सरसाइज कौन करता है? रिमेंबर दिस हैज बीन डन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश मिलके कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? तो संप्रीति एक्सरसाइज जो है आपका, वो इंडिया एंड बांग्लादेश जो है दोनों कंट्रीज मिलके उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को क्या करते हैं? हम प्रमोट करते हैं, ठीक है। चलो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है रिगार्डिंग विद एक्सरसाइज इंडिया एंड बांग्लादेश, इसको एक बार देख लेना अंदर से, ठीक है। जैसे इस साल का जो एक्सरसाइज है 3 अक्टूबर 2023 का एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ? आपका मेघालय, ये उम्रोई मेघालय। तो उम्रे मेघालय में आपको ये एक्सरसाइज इस बार हुआ है, विच इज अगेन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। नाउ शेड्यूल फॉर द 14 days, ठीक है। और ऑलमोस्ट आई कैन से 350 पर्सनल फ्रॉम बोथ द साइड हैज बीन गोइंग टू बी मतलब यहाँ पे जो क्या करेंगे इन्वॉल्व होने वाले हैं। सबसे पहली बार अगर वो पूछते हैं कि कब मनाया गया था, ठीक है, तो इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम इन आसाम, आसाम में स्टार्ट किया था हमने 2009 से, 2009 से भी स्टार्टेड फ्रॉम आसाम, ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज संप्रति बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश का है। अदर एक्सरसाइज भी आपको करवाए हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको सबको वो बाकी के एक्सरसाइज भी एक बार देख लेने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइन सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर द प्रोफेशनल्स? यस, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, जो कि हालांकि बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, एंड इंडिया ने ही साइन किया इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को। तो कौन से देश के साथ में एग्रीमेंट साइन किया होगा? थोड़ा सोचो एंड देन मार्क। पहली बात समझो, whenever I am talking about social security agreement, what do you mean by the social security agreement? तो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे इंडियंस जो होते हैं, इंडियन, वो इंडिया के बाहर जाके रहते हैं, इंडिया के बाहर जाके रहते हैं। और जब वो लोग बाहर रहते हैं तो दे डू नॉट एंजॉय एनी सोशल सिक्योरिटी, उनको कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं होता है, और ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी उनको मिलती है, ना ही कोई उनका सुनता भी है, ठीक है। बिकॉज दे बिलीव इट कि ये कोई बाहर से आए हुए हैं, तो उनको सोशल सिक्योरिटी देने की कोई जरूरत नहीं है। खास करके जो इंडियन प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, जो भी प्रोफेशनल बंदे होते हैं, जो प्रोफेशनल मतलब डॉक्टरेट प्रोफेशन हो गया, कोई भी प्रोफेशन हो गया, ऐसा कुछ नहीं किसी एक के प्रोफेशन के बारे में बोलना है, कोई भी प्रोफेशन के बंदे होते हैं जो बाहर जाके रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है when it comes to social security, and that's why Indian government has decided and Indian government has signed this particular agreement with the country of Argentina। किसके साथ साइन किया? ये कंट्री ऑफ अर्जेंटीना के साथ जो है हमने सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है स्पेसिफिकली साइन किया
है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दोनों के है, मतलब हमारे लोग अगर वहां आ जाते हैं तो उनको भी सोशल सिक्योरिटी प्राप्त होगी, और उनके लोग अगर हमारे यहाँ पे आते हैं तो उनको भी जो है हम सोशल सिक्योरिटी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। दोनों को फ्रॉम बोथ द साइड हम सोशल सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। नाउ अब देखो क्या होता है ना, इसमें क्या करेंगे, वी आर प्रोटेक्टिंग नॉट, अब जब हम सोशल सिक्योरिटी देंगे इसका मतलब क्या है, तो यहाँ वहां पर क्या करेंगे हम, वे प्रोवाइड देम राइट्स ऑफ प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल राइट्स होंगे, जो वर्कर्स है उनके भी कुछ राइट्स होंगे, तो वो राइट्स भी हम उनको क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग करेंगे फॉर द सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। चलो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, ये जो पर्टिकुलर अभी आप देख रहे हो, ठीक है, ईरानी ट्रॉफी, देखो पहले तो मुझे बताओ कि ये टॉपिक किसके रिगार्डिंग है और टॉपिक क्या है। जो भी बाद में होगा सारा बाद में पढ़ेंगे, जो भी कौन जीता कौन हारा, कौन सी टीम थी या क्या थी, वो सब बाद में, एवरीथिंग दैट। पहले बताओ ये टॉपिक है क्या, किसके रिगार्डिंग है, ठीक है, किस स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। इफ यू आर अवेयर आप बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात ऐड कर लो कि ये जो ट्रॉफी आपकी रानी ट्रॉफी 2023 है, ये ट्रॉफी कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये ट्रॉफी ऑर्गेनाइज्ड बाय, पहले ये ऑर्गेनाइज्ड बाय बीसीसीआई। इस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज करने वाली कौन है, बीसीसीआई। बीसीसीआई मतलब बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया, ठीक है, बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, बीसीसीआई। इसमें क्या होता है, दिस इज 4 डे मैच, 4 दिन मैच चलता है। और क्यों मनाते हैं हम, तो बीसीसीआई के जो एक ट्रेजरर थे, ठीक है, झाल ईरानी, उनका नाम क्या था, झाल ईरानी, तो उनके ऑनर में हम जो पर्टिकुलर ट्रॉफी खिलवाते हैं हर साल, हम ये ट्रॉफी चलाते हैं बीसीसीआई द्वारा, ठीक है, झाल ईरानी का। अब यहाँ पर क्या है ना, क्या होता है, अलग अलग देशों के, मतलब अलग अलग देश के जो अलग अलग हिस्से हैं, तो वहां से जो है टीम पार्टिसिपेशन करती है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, और वो क्या करते हैं, प्ले करते हैं इन ऑर्डर टू विन द गेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन से सौराष्ट्र टीम हो गई, ठीक है, दिस इज वन टीम, रेस्ट ऑफ इंडिया टीम, टीम इंडिया ब्लू टीम, ये अलग अलग टीम के क्या है नाम है, जो क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है। अब और ये कितने दिन का मैच चलता है वो बताता हूँ मैं, 4 डे मैच चलता है। हाउ मच डे मैच हैज गोइंग ऑन, 4 डे, 4 दिन का मैच चलता है, ठीक है। इनिंग 1 होती है, सेकंड इनिंग होती है, सारा चीज यहाँ पर आपको क्या होता है, होता है, ठीक है। अब ये जो मैच है स्पेसिफिकली मैं बताऊं कि इस बार किसने जीता है, ये पर्टिकुलर ट्रॉफी जो है इस बार किसने द्वारा जीती गई है, दिस ट्रॉफी हैज बीन ओन बाय रेस्ट ऑफ इंडिया टीम, ये रेस्ट ऑफ इंडिया टीम द्वारा ये पर्टिकुलर ट्रॉफी जो है जीती गई है। अब ये जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या किया है, किसको हराया है, जो सौराष्ट्र टीम होती है, सौराष्ट्र टीम को क्या किया है, हराया है। अब ना अब देखो जो सौराष्ट्र टीम है, एक बात समझो, नो नीड टू रिमेम्बर, बट आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी रेस्ट ऑफ इंडिया टीम है, उन्होंने ऑलमोस्ट 308 का स्कोर किया था फर्स्ट इनिंग में, ठीक है, एंड दे डिफेक्टेड द सौराष्ट्र टीम, इवन इन सेकेंड इनिंग दे स्कोर 160, एंड उन्होंने फिर वापस से सौराष्ट्र टीम को क्या कर दिया था, डिफेक्ट कर दिया था, ठीक है। नाउ इसमें भी आप अगर देखोगे तो जो बिगिनिंग है इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट टीम की, रैंक यहाँ पे मार्क्स दिस बिगिनिंग सीजन, स्टार्टिंग से हम उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। इट शोज द मैचेस बिटवीन द रणजी ट्रॉफी चैंपियन, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया टीम, जो भी रणजी ट्रॉफी चैंपियन थे, रेस्ट ऑफ इंडिया टीम होती है, उनके साथ जो है ये पर्टिकुलर हम दिखाते करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये स्कोर के बारे में लगा के रखा है ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली आइडिया आ जाए किस तरीके से ये स्कोर वगैरह चलता है, ठीक है। नाउ अब देखो अगला सवाल आपके सामने पेश है, आराम से सोचो एंड देन मार्क, ठीक है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अभी रिसेंटली न्यूज में है, लोकेटेड इन विच कंट्री, सॉरी इन विच स्टेट, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज में है वो कहाँ पे लोकेटेड है। देखो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो हम करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो, लास्ट लेक्चर में ना मैं आई हैव एक्सप्लेन यू समथिंग, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइगर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, आई हैव एक्सप्लेन यू एंटायरली रिगार्डिंग टाइगर्स द एनिमल। वहां पर मैंने आपको समझाया था कि भारत में अभी वी हैव अ वेरी स्पेशल टाइगर, आई कैन रिपीट, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स,
स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, भारत का कौन सा वो राज्य है जहां पर ये स्पेशल टाइगर फोर्स प्रोटेक्शन फोर्स लॉन्च है, आपको बताना है। लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था आपको कि मैंने ये भी बोला था आपको कि सर आपको याद करना ही है, दिस हैज बीन लॉन्च इन अरुणाचल प्रदेश। लेकिन यहाँ पे मैंने और एक मेंशन कर दूं, मैंने ये भी बोला था कि सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी होता है, वी हैव सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, दिस हैज बीन लॉन्च बाय द तेलंगाना। ये किसने लॉन्च किया है, आपका तेलंगाना लॉन्च किया है। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स अरुणाचल प्रदेश, सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बाय तेलंगाना, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद आपको और एक एनिमल मैंने बोला था, इसको भी याद करना है आपको, ठीक है, मैंने कम टू प्रोटेक्शन, एलिफेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए, एलिफेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, जो सेंसर है, रेलवे के जो सेंसर्स है वो लगाए गए हैं, किस गवर्नमेंट द्वारा, तो रिमेंबर तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने रेलवे ट्रैक्स के ऊपर सेंसर बिठाए गए हैं। ये चीज भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है। थर्ड चीज जो आई हैव डिस्कस रिगार्डिंग विद द एनिमल, वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन इज अ वन ऑफ नेशनल एक्वेटिक एनिमल, भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, डॉल्फिन है। लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, डॉल्फिन जो है एक स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी बना है। डॉल्फिन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेट एक्वेटिक एनिमल एज पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उनका खुद का वो डॉल्फिन उन्होंने अनाउंस किया है। देन आई हैव ऑल्सो टॉक अबाउट वन मोर एनिमल, दैट इज नीलगिरी थार प्रोजेक्ट। नीलगिरी थार प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी मैंने आई थिंक एक बार मेंशन कर रखा था, नीलगिरी थार प्रोजेक्ट। ये नीलगिरी थार प्रोजेक्ट क्या है, नीलगिरी कल के लेक्चर में आई थिंक मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है नीलगिरी थार प्रोजेक्ट। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये भी किसके लिए है, आपको तमिलनाडु गवर्नमेंट का है, ताकि जो एनिमल है नीलगिरी थार करके उनका जो है संवर्धन हो, उनका जो है प्रोटेक्शन हो, एंड दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च्ड इट। सिमिलरली इफ आई मूव हेड, वी हैव वन मोर एनिमल जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट अ ग्रेट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये एक एनिमल है, ये एनिमल भी बहुत न्यूज में है। ये एनिमल कहाँ पे है, आपका राजस्थान से है, ठीक है, वाई, बिकॉज राजस्थान ने भी इस एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए पर्टिकुलर टास्क फोर्स लॉन्च की है कि हम ग्रेट इंडियन बच्चों को बचाएंगे। तो ये सारे एनिमल्स न्यूज में होते हैं। और आपके पीओ एग्जाम्स जो अभी देखे गए हैं रिसेंटली, हालांकि हुए हुए, वहां पर जो है उन्होंने इस एनिमल्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो आई होप जो लोग अभी पहली बार भी सुन रहे हैं ना, उनके लिए भी अच्छा है, बिकॉज उनको एक साथ सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। और जो लोग इससे पहले इस सबको सुन चुके हैं, आपके अच्छे लिए रिवाइजन भी आपके लिए यहाँ पे हो रही है, इसलिए आपको याद करना है। वाई, बिकॉज आपको पता होगा लास्ट टाइम कुनो नेशनल पार्क, जैसे एग्जाम्पल है कुनो, कुनो नेशनल पार्क बहुत न्यूज में था, चीता लाए गए थे, ठीक है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ दैट थिंग सारे के सारे एनिमल्स न्यूज में आ गए थे, सारे सारे टास्क फोर्स भी न्यूज आ। आई होप अगर एग्जाम में से अब इनमें से कोई भी सवाल अगर आपके सामने पेश होता है, कोई भी आपको पूछता है, तो आप अच्छे से मार्क कर सकोगे, ठीक है। चलो, अब इसलिए जैसे मैंने बोला कि एनिमल जिस तरीके से न्यूज में है, उस तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाए या फिर आपके नेशनल पार्क भी हो जाए, तो वो भी सारी चीजें क्या है, न्यूज में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है, उस तरीके से आपको नेशनल पार्क भी न्यूज में है। जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट से एसोसिएटेड है, रिमेंबर दिस इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ बिहार। कहां से एसोसिएटेड है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिहार राज्य से क्या है ये संबंध में आते हैं, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसलिए मैंने बोला था कि बिहार इज गेट, बिहार को सेकंड कैसे, सेकंड टाइगर रिजर्व जो है वो उनको मिलने वाला है बाय द एंड ऑफ द ईयर या फिर अर्ली 2024। अब ये जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंचुरी लोकेटेड इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। स्पेशली जो विंध्याचल के हिल्स है उनके रेंज में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। एंड अदर कैचमेंट एरियाज, रिवर जो है आपकी दुर्गावती रिवर, ये भी याद कर लो, बहुत बार पूछते कौन सा रिवर, ये बारे में बातचीत चल रहा है, ठीक है, दुर्गावती रिवर्स वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यस, बाकी ऑल इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रखी है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाए जाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड टीचर डे। तो आप देखो, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि टीचर डे तो मनाते हैं हम,
5 सितंबर इज वेरी फेमस डे इंडिया, आप इंडिया से हो तो 5 सितंबर इज वेरी फेमस। लेकिन टीचर डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड वाला दुनिया का टीचर डे कब मनाते हैं, बोलो, थोड़ा सोचो एंड देन मार्क। यहाँ पर ना स्पेसिफिकली अभी मैंने जैसे बोला था, थोड़ा सा एक रिवाइज करते हैं यहाँ पर और एक ऐड करता हूँ, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को क्या बोलते हैं हम, 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज अ कॉफी डे। हम 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, 1 अक्टूबर को कॉफी डे मनाते हैं। इसके ऊपर भी हमने डिस्कशन कर रखा है ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में। 2 अक्टूबर को अभी हमने डिस्कस किया, 2 अक्टूबर को क्या बनते हैं हम, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, नाउ यू हैव ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, देखिए 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर। नाउ आपके पास है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को हम क्या मानते हैं, तो मीन 5 अक्टूबर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर डे कब मनाते हैं हम, 5 अक्टूबर को जो है हम वर्ल्ड टीचर डे मनाते हैं। ठीक है, कभी 5 अक्टूबर को। ठीक है, अब अगर आप देखोगे वर्ल्ड टीचर डे मनाते हैं, कब से मनाते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या आता है फिर दिमाग में, सर ये कब से मनाते हैं हम, तो ऑलमोस्ट आई कैन से 1994। 1994 से जो है हम वर्ल्ड टीचर डे मनाते हैं। ठीक है, अक्टूबर 5 1994 से इसको हमने प्रमोट किया है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द थीम, अगर आप बात करो इस साल का थीम का, तो आई कैन से इस साल का जो पर्टिकुलर थीम क्या है अपना, इस पर्टिकुलर का, द टीचर्स वी नीड फॉर एजुकेशन वी वांट। देखो थीम क्या है, द टीचर्स वी नीड फॉर एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इम्पेरेटिव टू रिवर्स द टीचर्स शॉर्टेज। जो भी टीचर्स शॉर्टेज है, बहुत सारे एरियाज है जहां पर वी नीड अ टीचर, लोग वहां पे जाके टीचिंग नहीं करना चाहते हैं। अर्बन एरियाज में हर कोई टीचिंग कर लेगा, लेकिन जो एरियाज है जहां पर टीचर की जरूरत है वहां टीचर्स जाने चाहिए। ठीक है, एंड दिस हैज बीन लॉन्च्ड, जैसे मैंने बोला 5 अक्टूबर 1994 से इस पर्टिकुलर डे को हम क्या करते हैं, मनाते हैं। और इसका मेन फोकस ही है, एम ही वही है, टू इम्प्रूव द एजुकेशन सेक्टर ऑफ वर्ल्ड। दुनिया का जो एजुकेशन सेक्टर है उसको हमने क्या करना है, बूस्ट करना है या फिर बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आराम से सोचो एंड देन मार्क। इजी है अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। ठीक है, IRCON, ठीक है, इरकॉन हैज बीन डिक्लेयर्ड 15th नवरत्नास बाय द मिनिस्ट्री। ठीक है, नाउ व्हाइल RITS RITS has been announced as the 16th नवरत्नास, both companies are a part of, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडर विच मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, काम करते हैं। मतलब आपके इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एंड RITS लिमिटेड दोनों कंपनी आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। किस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, काम करते हैं, आपको मुझे बताना है। बोथ हैव वर्क अंडर रेलवेज मिनिस्ट्री। बोथ जो है ये कंपनीज है आपके प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है, ठीक है, इरकॉन्स एंड रिट्स बोथ वर्क अंडर द रेलवेज। और दोनों के दोनों क्या, उनको कौन सा दर्जा दिया गया है, नवरत्नांस का दर्जा उनको दिया गया है। ठीक है, 15 एंड 16 नवरत्नास हम जिसको हम बोलते हैं स्पेशली अमंग द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, एंड किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये कंफर्म किया है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने हैज कंफर्म दिस पर्टिकुलर स्टेटस टू देम। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। थोड़ा सोचो, आप खुद सोच लेना कि भारत का वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पे बनाया गया होगा। थोड़ा सोचो इसके बारे में, मैंने ऑलरेडी एक हिंट दे रखी थी इन सम लेक्चर कि कहाँ पे ये पर्टिकुलर रेलवे ब्रिज एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में आप सोचो। ठीक है, थोड़ा अगर आप पढ़ते हो, आप अगर ना बस ऊपर ऊपर से भी देख लोगे, देखो वहां पे लद्दाख है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो मैं बस एक हिंट देता हूँ, चलो पहली पहली हिंट मेरी तरफ से पहली हिंट, ये जो रेलवे ब्रिज है आपका चिनाब ब्रिज भी बोलते हैं इसको, लाइक दिस इज आई कैन से स्टील रेल ब्रिज है आपका। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में क्या है आपका सेटलमेंट है, मतलब इसी ब्रिज को जो हम नाम क्या है उस ब्रिज का, चिनाब ब्रिज भी इस ब्रिज को हम बोलते हैं। तो ये कहाँ होगा, चिनाब ब्रिज के, तो ये यस, इफ यू हैव द सिंगल इंफॉर्मेशन चिनाब ब्रिज है, मतलब ऑब्वियसली चिनाब रिवर होगा। एंड चिनाब रिवर कहाँ से फ्लो करेगा, आपके JNK से फ्लो करता है। इफ यू हैव दिस लिटिल बिट अबाउट आइडिया,
कि अगर इस ब्रिज का नाम, अगर मैं चिनाब ब्रिज इसका नाम है, तो ये कहाँ से पर्टिकुलर बिलोंग करेगा? तो दिस इज बिलोंगिंग टू द, कौन सा स्टेट है आपका जिससे बिलोंग करता है? जम्मू एंड कश्मीर से, पर्टिकुलर स्टेट से क्या करेगा? ये बिलोंग करेगा। अब इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर ब्रिज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज है, ताकि वी नीड टू डेवलप टूरिस्ट स्पॉट। इंडिया बहुत, अगर टूरिस्ट स्पॉट अच्छे से डेवलप करें तो ये ब्रिज होना आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब इसका लॉन्ग लेंथ देखो कितना, ये 1.2 किलोमीटर ये लॉन्ग ब्रिज है। ठीक है, टोटल मीटर्स अगर देखो हिसाब से देखोगे 359 मीटर्स अबव है चिनाब रिवर बेड से। उसके साथ साथ ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज है दुनिया का। ठीक है, इट इज द हाईएस्ट सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो टोटल स्पैन, लाइफ स्पैन ब्रिज का बोला जा रहा है 120 ईयर्स का इसका लाइफ स्पैन है पूरे ब्रिज का। ठीक है, और जो है पर्टिकुलर ये सारी इंडिया आपकी नेटवर्क है, मतलब उदयपुर हो गया आपके, यहाँ पर देखो उधमपुर है, श्रीनगर है, ठीक है, बर्रा रेलवे लिंक है, प्रोजेक्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेलवे लिंक, रेल लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल किया जाएगा एंड वेरी मच हेल्पफुल भी रहेगा। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ है, तो ऑलमोस्ट अगर मैं स्पेसिफिकली फोकस करूंगा कि अगर हमने जो कश्मीर वैली को कनेक्ट करना है, ठीक है, विद द रेस्ट ऑफ द कंटेंट यू पुश टू डेवलपमेंट ऑफ द वैली। देखो क्या है ना, कश्मीर हमसे थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि कश्मीर में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाया जितना अदर स्टेट में हो चुका है। तो उसके कारण वो जो बीच में का जो गैप बन जाता है ना, वो गैप के कारण ये सारी चीजें होती है, ये जो भी ट्रेस हम देखते हैं। इसलिए वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट विच डिक्लेयर नेशनल प्रोजेक्ट इन 2002 में। ठीक है, इसमें क्या क्या है, दिस प्रोजेक्ट विल फोकस ऑन इंडियन रेलवे फर्स्ट, केबल शुड बी स्ट्रेट, ब्रिज शुड बी डेवलप्ड। ठीक है, ताकि क्या हो, हमें जो कनेक्टिविटी है उनसे बढ़ पाए। ठीक है, एंड यहाँ पर हम टोटल लेंथ देखो, टोटल जो हम कनेक्टिविटी बात कर रहे हैं 272 किलोमीटर कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं विद द कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया। आई होप ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द से जल्द बिल्ड हो, ताकि जो हमारी वी कैन एस्टैब्लिश अ गुड थिंग्स वो देयर, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा से हो। Yes, this is a question which is very famous question. If you are aware, please mark the correct answer. I'll give you 5 seconds to you. Mark the correct answer. Very famous, very important question. देखो समझो, जावेलियन थ्रो अगेन वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जो इंडिया को मिला है, आई कैन से आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी, नीरज चोपड़ा जी। ओके, तो ही हैज won द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2023, सबको पता है। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है दो चीज में पूछो, यहाँ पर आपको दो चीजें पूछो। एक चीज है कि उन्होंने कितना लंबा वो थ्रो फेंका था, उसके बारे में आप बताओ, एंड विच इज रिकॉर्ड ऑब्वियस, इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि जो जैवलिन थ्रो करते हैं उसका वेट कितना होता है, व्हाट इज द वेट ऑफ दैट जैवलिन थ्रो। दोनों के दोनों को सवाल, आई बिलीव इट कि थोड़ा सा ट्रिकी है। इफ यू आर नॉट अवेयर, आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे इसको। लेकिन आई बिलीव इट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो कभी भी सीधा नहीं पूछेंगे कि हु हैज ओन द गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो, तो आप सबको पता है नीरज चोपड़ा ने ही जीता है, तो इतना इजी तो नहीं पूछेंगे। कितना थ्रो किया है, इफ दे आस्क यू इन एग्जामिनेशन कितना थ्रो किया, तो रिमेंबर इट्स द थ्रो इज 88.88 मीटर। कितना थ्रो है उसका? 88.88 मीटर इसका थ्रो है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट उसका वेट, टोटल 80, सॉरी यस 800 ग्राम। टोटल वेट की बात करूँ तो उसका कितना वेट हो जाएगा पूरे थ्रो का, दैट्स जैवलिन का टोटल कितना हो जाएगा? 800 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज जैवलिन के जो मेल होते हैं ना, मेल जो मेल जैवलिन थ्रो करते हैं, उनका ना वेट होता है वो ऑलमोस्ट 800 ग्राम का ही होता है। और इफ आई टॉक अबाउट लेंथ, की लेंथ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो लेंथ जो होती है वो ऑलमोस्ट 2.6 मीटर लेके 2.7 मीटर की होती है। दैट मच इज अ वेट, मतलब उसकी लेंथ होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फीमेल, अगर कोई जैवलिन थ्रो करती है, ठीक है, तो उनका जो वेट होता है मतलब जैवलिन का, दैट ऑलमोस्ट 600 ग्राम होता है। ठीक है, और उसके जो लेंथ होती है, दैट आई कैन से 2.2 मीटर लेके 2.3 मीटर उसका क्या होता है? लेंथ होता है, आई वुड से। ठीक है, नाउ इसलिए जो आई कैन से इम्पोर्टेंट है
अब सेकंड सवाल ये है कि ये कहाँ पे हुआ था, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इट्स हैपेंड इन चाइना। वेयर इट हैपेंड इन चाइना। चाइना में पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ है। यहाँ पर आई हैव गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन कि ओलंपिक्स जो है आपके स्टेडियम में हुआ था, ठीक है, दैट हैज बीन इन चाइना में ये पर्टिकुलर हुआ है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली नीरज चोपड़ा हैज कम विद द गोल्ड मेडल, बट ये भी याद कर लो, यहाँ पर देखो, ये भी याद कर लो, बहुत बार अच्छी ये भी पता नहीं होता है, ठीक है। गोल्ड मेडल तो याद रख ले तो आप किसने लेके आए हैं, लेकिन द सिल्वर मेडल कितना है, किशोर कुमार, ठीक है, किशोर कुमार जो है दे हैव ब्रिंग्स द सिल्वर फॉर अस, ठीक है। नीरज चोपड़ा साहब ने कितना फेंका था, 88.8 मिनट, आई हैव एक्सप्लेन। एंड याद करना 800 ग्राम मेल के लिए होता है, 600 ग्राम आपका फीमेल के लिए होता है, ठीक है। सिमिलरली उन्होंने ही गोल्ड मेडल लेके आए थे, जो एशियंस गेम्स है, ओलंपिक्स है, दे ब्रिंग द गोल्ड मेडल फॉर अस एंड दे आर आवर गोल्डन मैन, आई कैन से। हाउ मेनी गोल्ड्स इंडिया वोन, क्या लगता है जो अभी गेम्स हुए, एशियन गेम्स हुए, वहां पर इंडिया को कितना गोल्ड मिला है, कितना गोल्ड बोलो हमें, आई एम नॉट सेइंग एंटायरली तो भी है 100+, वो भी देखते हैं एंटायरली कितना है, लेकिन इफ आई टॉकिंग अबाउट ओनली गोल्ड मेडल्स, तो टोटल 28 गोल्ड मेडल्स है हमारे पास। याद रखना, वो कितना भी पूछे, कैसे पूछे, यू हैव टू रिमेंबर टोटल एशियन गेम्स के कितने गोल्ड मेडल है अपने, 28 गोल्ड मेडल्स है अपने पास, ठीक है, एशियन गेम्स के। और यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर इसलिए आपको ना लिस्ट भी करके दिया है एशियन गेम्स का, और वन लाइनर है, सारा का सारा वन लाइनर, ताकि आपको ज्यादा टेंशन ना हो। जो एशियन गेम्स है, देखो, जो एशियंस गेम्स है वो होस्ट कौन कर रहा था इस बार, चाइना होस्ट कर रहा था। जैसे पहली बात तो ये है, 2023 कौन होस्ट कर रहा था, चाइना होस्ट कर रहा था। एडिशन कितना था, 19 एडिशन था। इसके बाद कौन होस्ट करेगा, 20 एडिशन वाला, 2026 वाला जापान होस्ट करेगा। 2030 में कौन होस्ट करेगा, कतर होस्ट करेगा। 2034 में कौन होस्ट करेगा, सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। तो ज्यादा लिस्ट, ठीक है, जो कहाँ पे कर रहा है, कौन कर रहा है। तो इसका मोटो, इस साल का अगर मोटो देखोगे तो मोटो बड़ा ही इसका फेमस हुआ था, हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर, हार्ट टू हार्ट, हृदय से हृदय लगाना है चाइना को, ठीक है, एट फ्यूचर के लिए, ठीक है। नाउ इसका मैस्कट, दिस पर्टिकुलर इज अ मैस्कट इज देयर, ठीक है। सिमिलरली इट्स ओपन बाय ऑब्वियसली एक्साई जिनपिंग हैज ओपनड इट, ठीक है, एंड रणधीर सिंह हैज बीन क्लोज्ड बाय, ठीक है। Now similarly when I'm talking about a torch lighter, ठीक है, so Wongshun is a torch lighter, ठीक है। अलग अलग इनके फिर नाम से सारे सारे चीजें हैं। टोटल 481 इवेंट्स हुए थे, ठीक है, एंड टोटल 61 डिसिप्लिन के इवेंट आपके देखे गए हैं, ठीक है। एंड अलग अलग जो है आई कैन से गोल्ड मेडल्स आए हैं, सिल्वर मेडल्स आए हैं। इंडिया के लिए अगर मैं खास बात करूं तो हमारे लिए तो ये पर्टिकुलर इवेंट जो था वो बहुत ही आई कैन से अच्छा वाला इवेंट था। हमने बहुत अच्छे तरीके से इवेंट को कैप्चर किया है। क्या आप में से कोई ऐसा बंदा है जो मुझे बता पाएगा कि इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल लेके आए थे, हाउ मच गोल्ड मेडल इंडिया हैज, नॉट ओनली गोल्ड मेडल्स, टोटल अगर मेडल की बात करूं मैं, टोटल टैली की अगर मैं बात करूं, कितने मेडल्स आए थे भारत को इस पर्टिकुलर इवेंट से। एनीवन टेक अ 5 सेकंड, आई विल से आप 5 सेकंड ले लो कि मुझे करेक्ट आंसर बताना है। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। रिमेंबर, अगर किसी को पता हो ठीक है, अदरवाइज आप लिख के ले लो। इंडिया हैज गॉट अ टोटल 107, टोटल मेडल्स कितने आए थे अपने को, 107 आए थे। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, टोटल 107 थे, तो 107 में से 28 तो गोल्ड ही आए थे, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, गोल्ड ही आए थे। सिल्वर जो है वो टोटल आपका 38 सिल्वर थे। एंड जो लेफ्ट थे आपके ऑलमोस्ट 41 इज अ लेफ्ट, एंड दैट 41 इज आवर ब्रॉन्ज मेडल थे, 15 इज ब्रॉन्ज मेडल। और इंडिया का पोजीशन जो था वो 4th पोजीशन था, ये भी याद करो। अगर आप टोटल टैली बात करो कितने हैं, तो टोटल टैली में अपना रैंक कितना था, 4th अपना रैंक था, ठीक है, 4th अपना क्या था, रैंक था। उसी के साथ साथ रैंक 1 कौन था, ऑब्वियसली रैंक 1 इज चाइना, ठीक है, होस्ट कंट्री चाइना, वो रैंक 1 पे था। उन्होंने ना टोटल अगर बात करूं मैं, चाइना टोटल 201 गोल्ड जीते थे, देन 111 सिल्वर जीते थे, एंड 71 ब्रॉन्ज जीते थे। टोटल अगर बात करें उनका तो 383 उनका टोटल था, टोटल मेडल्स, ठीक है। तो ठीक है, वो हमसे बहुत आगे थे, लेकिन अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस करें तो बात करें तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस गिवन बाय द इंडियंस, ठीक है, जहां पर हमने जो है 107 मेडल्स हम लेके आए थे फॉर आवर ओन कंट्री, टोटल मेडल्स, ठीक है। और रैंक हमने सिक्योर किया था रैंक 4th। रैंक 1 कौन था, चाइना इज अ रैंक 1, रैंक 2
इज जापान, रैंक थर्ड इज साउथ कोरिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। इसका मैस्कट क्या था? जो एशियन गेम्स 2023 हुए चाइना में, उसका मैसेज क्या था? वी हैव डिस्कस, मैंने अभी आपको उसके बारे में बोला भी था। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब वी हैव टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर इवेंट की क्या मैसेज था, किसके लिए था, लेकिन उसके साथ साथ पर्टिकुलर ये भी याद कर लो, और एक यहाँ पे मैसेज आपको ऐड करना है, दैट इज द ट्रायोका ऑफ रोबोटस। ये भी आई कैन से दिस इज वन ऑफ द मैस्कट। ठीक है, ये क्या था? इट्स नथिंग बट थ्री स्पोर्टी रोबोट्स, ठीक है, विच इज आल्सो नोन एज द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। they are also known as smart triplets, and they will serve as a mascot in your Asian games. ठीक है, and that three mascots are robots, Chen Chans, Chongons and Liale, जो मैंने अभी बताए थे आपको पिछले इसमें में। तो ये तीन स्मार्ट ट्रिपलेट्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में अगर वो नाम पूछ लेंगे तो वो नाम याद रख लेना। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको नाम भी बताए थे, इसलिए मैंने नाम भी रखे थे, ये वाले मैस्कट के नाम भी यहाँ पर रखे थे। ये नाम पूछ लेंगे तो नाम याद रख लेगा, लेकिन अगर नाम नहीं पूछेंगे तो टुगेदर उनको हम जो बोलते हैं ट्रायो ऑफ रोबोट्स, ट्रायो ऑफ रोबोट्स। ठीक है, ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोन स्टॉर्म हनून? अब ये जो सवाल है, ठीक है, हमून ये वाला, ये सवाल आई हैव डिस्कस्ड, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस सवाल। मैंने आप इसलिए ये सवाल यहाँ पे पर्टिकुलर रखा है कि यू नीड टू रिकॉल। आप थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। इफ यू आर कंटिन्यूअसली फॉलोइंग द थिंग्स, आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से लोकेटेड है। लास्ट टाइम में हमने किया है, इफ यू आर अवेयर, तो मैंने बताया था आपको कि जब भी साइक्लोन्स आते हैं तो अलग अलग इसके नाम लिए जाते हैं। ये भी जो पर्टिकुलर साइक्लोन है एसोसिएटेड विद ईरान। किस कंट्री से एसोसिएटेड है ये? ईरान से। ये क्या है? पर्टिकुलर साइक्लोन आपका ईरान से एसोसिएटेड है। ठीक है, ईरान से क्या है? पर्टिकुलर साइक्लोन आपके ईरान से एसोसिएटेड है। देखो, ये चीजें आपको क्लियर चाहिए। जो भी सवाल हमने इससे पहले कर रखे होंगे या फिर किए होंगे, वो सवाल आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी के साथ पता होना जरूरी है। ठीक है, ज्यादा क्लियरिटी के साथ आपको ये सारी चीजें करना होगा। ठीक है, आपको अगर आपको अभी याद नहीं आया, ठीक है, जो भी अभी देख रहे हैं इनको याद नहीं आया, तो आपको वापस से लेक्चर करने की जरूरत है। ठीक है, बस मुझे ना बस आगे लेके नहीं जाना है आपको कि ज्यादा ज्यादा सवाल करो, आगे आगे लेके जाओ, नहीं। मतलब वो हम बोलते हैं कि पुढचं पाठ आणि ते मागचं पाठ, असं काही करा, ऐसा कुछ भी मुझे करना नहीं है। मतलब मुझे जो है प्रॉपर आपको साथ लेके चलना है। ठीक है, प्रॉपर। इसलिए कुछ सवाल मैंने जानबूझ के मैं डाल देता हूँ, बिकॉज आपको देखना होगा मुझे कि ये कितना रिकॉल कर रहे हैं खुद को। ठीक है, जैसे अभी ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट इज द ब्रांड नेम? ब्रांड नेम क्या है? जो कॉटन विच इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो कॉटन लॉन्च किया है, उसका ब्रांड नेम क्या है? व्हाट शुड बी द ब्रांड नेम? मिनिस्ट्री ऑफ कॉटन ने जिसको लॉन्च किया है उसका। ठीक है, बोलो क्या ब्रांड नेम होगा? तो रिमेंबर, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे भी, व्हाट इज द ब्रांड नेम? कस्तूरी कॉटन भारत। ब्रांड नेम क्या है उसका? कस्तूरी कॉटन भारत इज द ब्रांड नेम। ठीक है, दिस इज द कॉटन व्हिच इज लॉन्च बाय इंडियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। उन्होंने क्या किया? पर्टिकुलरली लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये जो है ऑब्वियसली क्या करेगा, जो ब्रांड नेम जो होते हैं, फिर वो अच्छी तरीके से हमको पॉपुलेशन में हेल्प होगा, अच्छा हम क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यस, विच शिप बिल्डिंग कंपनी डिलीवर INS Imphal, delivered the INS Imphal, the third ship project of 15B class stealth guided missile destroyer। ठीक है, 15B 15B क्लास ऑफ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक है, ये जो है आपकी किसके द्वारा, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है? ठीक है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है 15B प्रोजेक्ट। पहले तो ना मुझे लगता है कि जब भी आप इसके बारे में सोचोगे, मतलब 15B प्रोजेक्ट के बारे में जब भी आप सोचते हो, तो सबसे पहले यही याद करना कि दिस इज अ प्रोजेक्ट वेयर वी फोकस ऑन टू मेड अ डिस्ट्रॉयर्स। क्योंकि जो भी डिस्ट्रॉयर क्लास सबमरीन होती है, जो भी डिस्ट्रॉयर करने के लिए हम लेटेस्ट डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, नेवल के लिए। ठीक है, जैसे INS इम्फाल का हो गया। ठीक है, तो स्टेल्थ फीचर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हो जाएगा। तो डिस्ट्रॉयर जो बनाते हैं हम शिप के लिए, वो 15B प्रोजेक्ट के अंदर बनाते हैं। ये पहले याद रखो। और अब भी अगर मैं बात करूं किसने बनाया है, तो दिस इज वेरी फेमस पोर्ट, दैट इज माजगांव डॉक शिपयार्ड।
माझगाव डॉक जो कि